Assalamu alaikum everyone. Today our topic name is homeostasis. होम्योस्टेसिस होम्योस्टेसिस जो है वो टू ग्रीक वर्ड से निकला है। अब ये हमने माइंड में बात रखनी है, ये टू ग्रीक वर्ड से है। टू ग्रीक वर्ड से निकला है। होम्यो होम्यो सेपरेट है, स्टेसिस अलग है। होम्यो का मीन मतलब है सिमिलर, और जो स्टेसिस है ये सेपरेट है और इसका मतलब है स्टेबल। अब हमें इसके वर्ड से ही पता चल रहा है कि ये स्टेबल रहता है, मतलब सिमिलर रहता है, सिमिलर है और स्टेबल है। तो हमें इससे साफ साफ पता चल रहा है कि ये दोनों जो है सेल्फ रेगुलेटिंग प्रोसेस है या नॉन स्टेटिक है। अब हम इसको एक बता सकते हैं कि ये एक क्या है, सेल्फ रेगुलेटिंग प्रोसेस है जो रेगुलेट करता है। ये सेल्फ रेगुलेटिंग प्रोसेस है। नंबर 2 जो कि मैंने बताया कि ये हमें क्या शो कर रहे हैं, सिमिलर और स्टेबल, तो हम इसे कह सकते हैं नॉन स्टैटिक, या इसी नाम से हम इसे बता सकते हैं कि ये है अनवेरिंग प्रोसेस। जी, अगर हम इजी वे में बात करें तो होम्योस्टेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जो हमारे इंटरनल बॉडी टेम्परेचर को, बाहर वाले जो चैलेंजेस हैं इन्वायरमेंट के टेम्परेचर को रेगुलेट करके उसको स्टेबल बनाता है। डेफिनेशन में मैंने जैसे कि लिखा है, that can change internal conditions as required to survive external challenges is known as homeostasis. होम्योस्टेसिस वही प्रोसेस है जो हमारे इंटरनल बॉडी टेम्परेचर को बाहर के जो भी इन्वायरमेंट है उसके साथ चेंज करके स्टेबल बनाता है। और इसके ये स्टेबल अगर नहीं होगा तो हमारे बॉडी में बहुत सी डेंजरस चीज़ें जो हमारे लिए, हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल है, वो पैदा हो जाएंगी। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे समझाऊंगी जिससे आपको ये सारा प्रोसीजर समझ आ जाएगा। जैसे हमारा ह्यूमन नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है 37 डिग्री सेल्सियस। 37 डिग्री सेल्सियस ये ह्यूमन नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है। अगर नॉर्मल टेम्परेचर हमारा ज़्यादा हो जाता है तो भी हमारे लिए बहुत डेंजरस है, अगर कम हो जाता है तो भी हमारे लिए डेंजरस है। अगर ये जो स्टेबल रखने वाली जो कैपेसिटी है जो रख रहा है वो सिर्फ होम्योस्टेसिस के प्रोसेस की वजह से है। ये सिर्फ होम्योस्टेसिस की वजह से है। तो हमने होम्योस्टेसिस के एग्जाम्पल के बारे में भी पता कर लिया कि अगर नॉर्मल टेम्परेचर से ज़्यादा होगा तो भी ह्यूमन बॉडी के लिए डेंजरस है, उससे लो होगा तो भी। और इस जो रेगुलेट करने का फिनोमेना है वो किसके थ्रू है, सिर्फ होम्योस्टेसिस के। अब मैं आगे आपको इसके कंपोनेंट्स बताते चलूँ, जो कंपोनेंट्स हैं होम्योस्टेसिस के, कि किससे ये सारे हमारे लिए हेल्पफुल होता है। उसके कुछ 3 कंपोनेंट्स हैं। फर्स्ट कंपोनेंट जो है वो है रिसेप्टर। सेकंड हमारा कंपोनेंट है कंट्रोल सेंटर। और जो थर्ड वाला है वो है इफेक्टर। अब इन तीनों को बारी बारी हम डिटेल्स में बात करेंगे। रिसेप्टर के नाम से ही हमें पता चल जाता है जो हमें डिटेक्ट कर रहा हो, तो इसको हम डिटेक्टर का नाम भी दे सकते हैं। जी, अब रिसेप्टर मैं आपको बताऊंगी, रिसेप्टर वो है जो रिस्पॉन्स शो करे। मतलब हम ये कह सकते हैं इजी वे में कि रिस्पॉन्स टू एनी स्टिमुलस इन द इन्वायरमेंट, जो हमें रिस्पॉन्स शो करे, रिस्पॉन्स शो करे। अब इसके मैं बता दूं आपको, ये इंफॉर्मेशन को सेंड करेगा टू कंट्रोल सेंटर। रिस्पॉन्स आएगा, रिस्पॉन्स किधर आएगा, कंट्रोल सेंटर की तरफ। कंट्रोल सेंटर की तरफ आएगा और कंट्रोल सेंटर किस तरह लेके जाएगा, कौन से पाथवे, वो पाथवे है, वो है एफरेंट पाथवे। उस पाथवे का नाम हम कहेंगे, ये जो रिसेप्टर है मैं आपको नीचे बता दूं, जो रिसेप्टर है वो इंफॉर्मेशन सेंड करेगा और टू द कंट्रोल सेंटर की तरफ आएगा। और ये कौन सा पाथवे होगा, अलोंग द एफरेंट पाथवे, ये एफरेंट पाथवे। अब उसके अलावा जो अब ना ये आएगा, मैंने रिसेप्टर से कंट्रोल सेंटर की तरफ और एफरेंट पाथवे की तरफ से। और कंट्रोल सेंटर को अब डिस्कस कर दूं मैं।
जो कंट्रोल सेंटर है वो एनालाइज करेगा इंफॉर्मेशन को जो उसकी तरफ आई है, मतलब रिसेप्टर की तरफ से जो रिस्पॉन्स आया है कंट्रोल सेंटर की तरफ, वो इसको एनालाइज करेगा। और इस एनालाइजेशन में जो उसको रिस्पॉन्स मिला है वो इसको एक डिटरमाइन करेगा, एक स्वीटेबल रिस्पॉन्स देगा उसके ज़रिए, इससे हमें एक स्वीटेबल रिस्पॉन्स मिलेगा। अब इसका पाथवे हमें यहाँ से पता चल रहा है क्या है, एफरेंट पाथवे। इधर इसका पाथवे इफेक्ट रिसेप्टर का जो है एफरेंट पाथवे, लेकिन जो कंट्रोल सेंटर है उसका जो पाथवे है, ये हमने याद रखने वाली बात है कि वो है इफरेंट पाथवे। ये आप लोगों ने मिक्सअप नहीं करना, एफरेंट पाथवे और इफरेंट पाथवे दोनों आपस में डिफरेंट हैं। अब एफरेंट पाथवे और जो इफरेंट पाथवे है ना, इनका मैं आपको डिफरेंस बताती चलूँ कि ये इंफॉर्मेशन को जो सेंड होगी ना, जो इंफॉर्मेशन आएगी, ब्रिंग इंफॉर्मेशन, जो ये इंफॉर्मेशन आएगी ये आएगी फ्रॉम बॉडी से सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ। बॉडी से किस तरफ जा रही है, CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और जो ये इफरेंट पाथवे इसमें आएगी सेंट्रल नर्वस सिस्टम से बॉडी की तरफ। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी इंफॉर्मेशन हमारी तरफ आ रही है वो बॉडी से सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ आ रही है एफरेंट पाथवे में, और इफरेंट पाथवे में सेंट्रल नर्वस सिस्टम से बॉडी की तरफ जा रही है। अब हमने रिसेप्टर के बारे में पढ़ लिया जो डिटेक्ट करता है, कंट्रोल सेंटर की तरफ दे दिया, बात कर ली। अब लास्ट जो रह गया वो है इफेक्टर। इफेक्टर जो है ना वो या तो स्केलेटल मसल या ग्लैंड की फॉर्म में होगा, ये याद रखना है हमने, स्केलेटल मसल्स की या फिर ग्लैंड की फॉर्म में। ठीक है, और ये रिस्पॉन्ड करेगा टू इफरेंट मसल्स बाय मूवमेंट और सेक्रीशन, या तो वो मूवमेंट की फॉर्म में होगी। अब हमें पता है स्केलेटल मसल्स जो हैं वो मूवमेंट करते हैं, और जो ग्लैंड्स हैं वो क्या करती हैं, सेक्रीशंस करती हैं। जी, तो अब जिस तरह मैं आपको एग्जांपल दे दूं, अगर हमने अपना हाथ आग के ऊपर रखा है तो हमें फ़ौरन से हमें पता है कि स्केलेटल मसल्स जो हैं वो हम इनकी तरफ मैसेज आएगा, फ़ौरन हम अपना हाथ मूव कर लेंगे। तो ये किसकी वजह से, इफेक्टर ने रिस्पॉन्स को शो किया और फ़ौरन क्या नाम है, हमने अपना हाथ पीछे कर लिया आग से। ये अब क्या इसमें क्या हमारी तरफ यूज़ हुआ, स्केलेटल मसल हुआ, क्योंकि हमें स्केलेटल मसल से मूवमेंट हुई और हमने अपना फ़ौरन हाथ पीछे कर ली। अब ये मैंने आपके सामने एक चेन बनाई है जिसमें स्टिमुलस से सेंसर, सेंसर से कंट्रोल सेंटर और कंट्रोल सेंटर से लास्ट इफेक्टर जो इफ़ेक्ट करेगा, ये बना दी। इससे हम अपना वो इस चेन से हम अपनी सारी जो पीछे हमने पढ़ा है इफेक्टर, स्टिमुलस, सेंसरी, कंट्रोल सेंटर, सारा हमें बड़ी इजीली याद हो जाएगा। तो ये आपने ये वाली जो चेन है इसको अपने माइंड में रखना है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।